हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। लास्ट हम लोगों ने क्लास 12 और बीकॉम पार्ट 3 के लिए इशू ऑफ शेयर कैपिटल पर काफ़ी अच्छा काम किया था और आप लोगों ने बहुत अच्छे मुझे उस पर रिव्यू दिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट, सबसे पहले उसके लिए। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि क्लास 11 यूपी, सीबीएसई और आईएससी तीनों बोर्ड के लिए है। उस टॉपिक का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसको हिंदी में कहते हैं विनिमय विपत्र। टॉपिक है हमारा आज का बिल ऑफ एक्सचेंज, हिंदी में इसको कहते हैं विनिमय विपत्र। देखिए, ये टॉपिक जर्नल एंट्री से रिलेट है, लेकिन इसमें जो हमने लास्ट सीखी थी टाइप्स ऑफ अकाउंट में, रियल अकाउंट, पर्सनल, नॉमिनल, उसके जैसी नहीं है, उससे रिलेटेड ही है। तो मैं आपको सबसे पहले ये एडवाइस दूंगा कि जो मैंने जर्नल एंट्रीज में सिखा रहा हूँ उसको आप याद ना करें, उसको समझने की कोशिश करें। बिकॉज आप जितना इनको लर्न करेंगे उतना आपके लिए प्रॉब्लम होगी। बिकॉज इसमें 13 से 14 एंट्रियाँ हैं, तो कितनी आप याद करेंगे? तो बेटर इज दैट इनको ना याद करें, समझें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में मेनली 3 लोग होते हैं। एक होता है सेलर, एक होता है परचेजर, एक होता है क्रेडिटर। सेलर को हिंदी में बोलते हैं विक्रेता, परचेजर को बोलते हैं क्रेता और क्रेडिटर को बोलते हैं लेनदार। देखिए, इस क्रेडिटर का जो कनेक्शन होता है वो सेलर से होता है, और अभी हम इस सेलर को नहीं पढ़ेंगे, ये बाद में पढ़ेंगे, ये लास्ट टॉपिक में आता है, लेकिन आता है। मेन रोल जो प्ले करते हैं वो सेलर और परचेजर करते हैं, ध्यान रखना। ये सेल्स नहीं है, सेलर है, और ये परचेज नहीं, परचेजर है। अब आप एज्यूम करिए कि सेलर मैंने ले लिया ए और परचेजर मैंने एज्यूम कर लिया बी। ठीक, मतलब बी एक परचेजर है, खरीदार है, और ए एक विक्रेता है, माल बेचने वाला है। बी ए के पास गया, बी ने ए से माल खरीदा, तो बी का पॉइंट ऑफ व्यू चलाइए। बी ने क्या किया? बी ने माल खरीदा है, तो ये माल खरीदने की एंट्री करेगा पहले। जब बी ने खरीदा है तो ए ने क्या किया होगा? बेचा होगा, तो ए बेचने की एंट्री करेगा। बिकॉज हमको एक बात पता है, हर ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं, 2 जगह ट्रीटमेंट होता है उसका। लाइक एग्जाम्पल, अगर मेरे पास से 10 रुपये गिरे हैं तो मेरे पास से 10 रुपये कम होंगे, और जिसको वो 10 रुपये मिले होंगे उसके पास 10 रुपये बड़े होंगे। था तो वो एक ही 10 का नोट। 2 लोग इससे इफेक्ट होते हैं, हर ट्रांजैक्शन से कम 2 इफेक्ट होते हैं। तो मैंने भी आपको बताया, बी इसने माल खरीदा तो खरीदने की एंट्री करेगा, बी माल बेच रहा है तो बेचने की एंट्री करेगा। तो इसमें आपको ए और बी दोनों इंसान की अलग अलग बुकें मेंटेन करनी पड़ती हैं। तो बी ने माल परचेस किया था, तो देखिए सपोज मैं कर लेता हूं इन द बुक ऑफ परचेजर है, इसको आप मान लीजिए बी की बुक है ये, और ये किसकी बुक है? सेलर। हमने किसको माना था? ए को, तो ये ए की बुक है। तो सबसे पहली एंट्री, ए माल खरीद रहा है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। और एक बात और ध्यान रखिएगा, हमेशा उधार ही खरीदेगा तभी बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा, अदरवाइज नहीं। क्यों? अगर बी ने ए से गुड्स परचेज किया और बी ने इमीडिएटली पेमेंट दे दिया, तो फिर ना तो ए को बी से मतलब है, ना ही बी को ए से मतलब है। क्यों? बी के पास परचेज आ गई, गुड्स आ गया, और ए के पास पेमेंट आ गया, तो दोनों को एक दूसरे से मतलब ही नहीं है। ये क्रेडिट होगा, उधारी पर चलेगा, तभी ये पूरा ट्रांजैक्शन चल रहा है। ठीक है, तो बी ने गुड्स परचेज किया, किससे किया? ए से किया। तो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज आ रही है, गुड्स आ रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। तो वही मैंने एंट्री करी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू सेलर। हमने सेलर किसको माना था? ए को। क्लियर है? अब बी ने परचेज किया है, ए ने सेल किया होगा, तो ए का पॉइंट ऑफ व्यू लगाइए। ए ने तो सेल किया होगा, किसको किया होगा? बी को। तो अकॉर्डिंग टू ए, बी इज द रिसीवर। तो वही मैंने लिख दिया, परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। परचेजर मैंने किसको माना था? बी को, तो एंट्री बन जाएगी बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर? नरेशन बीइंग गुड सोल्ड और बीइंग गुड परचेज। क्लियर है? फिर अब देखिए, उधार माल खरीद लिया बी ने, तो इस बात का कोई प्रूफ है ए के पास? कोई प्रूफ नहीं है। तो क्या करेगा ए एक बिल देगा बी को कि भाई आपने 1 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया है मुझसे, मतलब ए से, तो इस पर साइन कर दीजिए। वो सिग्नेचर किस बात का प्रूफ होगा? उस पेपर पर ये लिखा होगा कि बी ने ए से 1 लाख रुपए का माल इस डेट में परचेज किया है, और बी ने ए को प्रॉमिस दिया है कि 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो उसको पेमेंट दे देगा।
इस बात की पूरी इंफॉर्मेशन होती है उस लेटर में। तो बी उस लेटर पर सिग्नेचर कर देता है और सिग्नेचर करके वो किसको लौटा देता है, ए के। तो ए के पास एक प्रूफ आ गया एज अ सिग्नेचर उस लेटर पर, जो कि लिखा था ए ने, उस पर प्रमाणित किया, एक्सेप्टेंस दी या रिमार्क दिया बी ने कि हाँ जो इस पर लिखा है वो बिल्कुल ठीक है, अपना सिग्नेचर कर दिया, ऑथोराइज कर दिया उसको। तो इस ही बिल को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल मतलब वही बिल आ गया, एक्सचेंज मतलब एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं। पहले बिल किसने लिखा था, ए ने, सिग्नेचर किसने किया, बी ने, लौटा किसको दिया, बी को। एक्सचेंज चल रहा है, ए को, सॉरी, ठीक है। तो ये है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें हमने दो बातें सीखी। क्या? पहली बात, बिल ड्रॉ कौन करता है, हमेशा सेलर करता है। रट्टा मार लो इस बात को, बिल हमेशा सेलर ही ड्रॉ करता है। दूसरी बात, एक्सेप्टेंस रिसीव किसको होती है, सेलर को। यह बात मोस्ट इंपॉर्टेंट थी याद करने के लिए। पहली बात, बिल लिखता कौन है, सेलर। एक्सेप्टेंस किसको मिलती है, जो बिल लिखता है। बिल कौन लिख रहा था, सेलर। तो सीधी सी बात है, एक्सेप्टेंस किसको रिसीव होती है, सेलर को। अगर रिसीव हो रही है सेलर को, तो गिव कौन कर रहा होगा, दे कौन रहा होगा, परचेजर, मतलब के बी। यहां कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं एक बार फिर समझा रहा हूं, सेलर बिल लिखता है और एक्सेप्टेंस भी सेलर को ही मिलती है, ठीक। तो बिल लिखने की कोई एंट्री नहीं होती है, केवल एक एंट्री होती है इन सब की, एक्सेप्टेंस देने की और एक्सेप्टेंस लेने की। तो हमको एक बात ये समझ में आ गई, एक्सेप्टेंस रिसीव होगी किसको, सेलर को, मतलब ए को। अगर ए को रिसीव हो रही है तो गिवन कौन कर रहा होगा, बी। अब बी किसको दे रहा होगा एक्सेप्टेंस, ए को। तो अकॉर्डिंग टू बी रिसीवर कौन है यहाँ पर, ए है। तो इसलिए सेलर डेबिट टू क्या दे रहा होगा, बिल्स पे बिल्स। एक बात और ध्यान रखिए, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, परचेजर की बुक में हमेशा बीपी मतलब बिल्स पेबल्स वर्ड का यूज किया जाएगा और सेलर की बुक में हमेशा बीआर मतलब बिल रिसीवेबल का यूज किया जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि परचेजर की बुक में आप बीआर लिख दें और सेलर की बुक में बीपी लिख दें, कभी नहीं आएगा। तो उसने क्या दिया है, बीपी दिया है। अब जब इसने दिया है तो इसको मिला होगा इसके पास, जो इसने बीपी दिया होगा वो बीपी यहां आते आते बीआर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब बिल रिसीवेबल डेबिट टू परचेजर, मतलब बी देने वाला। अब मतलब क्या है इस बीपी और बीआर का, बिल्स पेबल्स अकॉर्डिंग टू परचेजर, ये वो कागज है जिसकी वजह से बी को पेमेंट देना होगा, इसलिए पे बिल, ये वो बिल है जिससे पे करना पड़ेगा। और इसके हिसाब से मतलब सेलर के हिसाब से ये वो बिल है जिससे इसको पेमेंट रिसीव होगा, इसलिए बिल रिसीवेबल। क्लियर है बात? चार एंट्री हमने सीख ली। अब बिल किसके पास आ चुका है, बिल ए के पास आ चुका है। सपोज करिए उस बिल का पेमेंट होना था 2 महीने बाद, 2 महीने डेट आ गई, ठीक। तो अब ए क्या कहे, सेलर क्या कहेगा परचेजर से, मतलब ए क्या कहेगा बी से कि भैया अपना बिल लीजिए और मुझे मेरा पेमेंट दीजिए। क्यों? अगर सपोज करें ये पेमेंट ले ले लेकिन बिल ना दे, तो बिल तो अभी भी इसी के पास है, तो ये फिर पहुंच जाएगा उसके पास पेमेंट लेने के लिए। तो इसीलिए सेलर कहता है मैच्योरिटी की डेट पर, भुगतान की डेट पर, कि भैया अपना बिल ले ले और मुझे पेमेंट दे दे। तो इसके पास पेमेंट आएगा तो इसके पास से पेमेंट जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसके पास से पेमेंट जाएगा, गोज आउट इज ऑलवेज क्रेडिट। तो क्या जा रहा है, बैंक जा रही है। और क्या आ रहा है, व्हाट कम्स इन डेबिट, बीपी। जो बीपी इसने पहले दिया था वही बीपी इसके पास वापस आ रहा है, बिल्स पे बिल्स। तो एंट्री बन जाएगी बिल मैच्योरिटी डेट पर पेमेंट करने की, बिल पेड करने की, बिल्स पे बिल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। और इसके पास बैंक आएगी तो व्हाट कम्स इन डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या जाएगा, बीआर चला जाएगा, ठीक। ये थी एक केस। क्या था, स्टार्टिंग से फिर रिवाइज करा रहा हूं। ए ने बी को गुड सोल्ड किया, ए ने एक्सेप्टेंस रिसीव करी, फिर ए को अमाउंट रिसीव हो गया उस बिल के अगेंस्ट। इसी केस में बात करें बी के, यहाँ परचेस किया, एक्सेप्टेंस दी और फिर पेमेंट दे दिया।
अब अगला केस, एक केस और आता है बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। ये क्या होता है? सपोज करें बी ने ए को जो बिल दिया था और उसका पेमेंट होना था 2 महीने बाद, 2 मंथ लेटर, लेकिन ए को मनी की नीड है आज ही, तो ये बैंक के पास जाएगा। बैंक के पास जाएगा, बैंक से बोलेगा कि सर मेरे पास ये बिल है, ये बी मुझे 2 महीने के बाद पेमेंट देगा, आप इस पेपर को रख लीजिए और 2 महीने के बाद बी से आप पेमेंट ले लेना, मुझे पेमेंट अभी दे दो। तो बैंक कहेगी बिल्कुल, लेकिन बैंक अपना भी प्रॉफिट लेगी इसमें। क्यों? बैंक को पेमेंट कब मिलेगा बी से? आफ्टर 2 मंथ। बैंक ए को पेमेंट कब दे रही है? इमीडिएटली। तो बैंक भी तो अपना कुछ प्रॉफिट लेगी। बैंक कहेगी एक काम करो, अगर 10,000 रुपीज़ का वो बिल है तो हमसे आप 9,000 ले जाओ, आई मीन कुछ कम ले जाओ, क्योंकि सपोज अगर 10,000 का बिल है, बैंक ने 9,000 दे दिया तो 1,000 बैंक को एक्स्ट्रा मिलेगा आफ्टर 2 मंथ, तो बैंक का प्रॉफिट होगा। बैंक भी तो एक इंस्टीट्यूशन है जो पैसा कमाने के लिए, मनी अर्न करने के लिए वर्क कर रही है। तो उसकी एंट्री ए के यहाँ क्या होगी? बैंक के क्या होगी? उससे हमें कोई मतलब नहीं, बैंक की एंट्री बैंक करेगी। हम परचेजर और सेलर की एंट्री कर रहे हैं। फिलहाल ए के पास बैंक से पेमेंट आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसके पास आ रही है। क्या जा रहा है ए के पास से? वो बिल जा रहा है जो उसको बी से मिला था। गोज आउट इज ऑलवेज क्रेडिट टू बी आर। और डिस्काउंट भी जा रही है क्योंकि उसे 10,000 के बिल के बदले 9,000 मिल रहे हैं, तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगी। क्लियर? इस बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक का परचेजर के यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिल किसने डिस्काउंट कराया? ए ने, मतलब सेलर ने। किससे कराया? बैंक से। भाई बी को तो इसके बारे में पता ही नहीं है। बी तो तब इसकी इंफॉर्मेशन रखेगा जब मैच्योरिटी की डेट आ जाएगी। जो भी इंसान बी के पास मैच्योरिटी की डेट पर उसका बीपी लेकर आ जाएगा, बिल्स पेबल्स लेकर आ जाएगा, ये तो उसी को पेमेंट कर देगा। चाहे वो सेलर आए, चाहे कोई बैंक आए, चाहे कोई भी अदर पर्सन आए, इसको अपने बिल से मतलब है। परचेजर एक ही बात कहता है मैच्योरिटी पर, मुझे मेरा बिल्स पेबल्स दे जाइए और अपना पेमेंट ले जाइए, दैट्स इट। क्लियर? तो ये थी आज के लिए इतनी ही एंट्रियां। मैं आपको आगे और भी एंट्री सिखाऊंगा, लेकिन एक साथ सारी मत सीखेगा, पहले इनको समझना। कोई प्रॉब्लम आए फिर मुझसे डिस्कस कर लेना। क्लियर? आगे मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा, वो इन्हीं से रिलेटेड होगी। बाकी और वीडियो नेक्स्ट जनरल एंट्री अगली वीडियो में दूंगा आपको। ठीक? तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।